है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक था उसमें से मनी बिल, धन विधेयक, उसको नहीं रोक सकता। आज उसकी पे चर्चा करेंगे। मनी बिल है क्या, तो धन विधेयक है क्या, तो इसकी बर्बाद संविधान के अनुच्छेद 110 से दी गई है, 110 में दी गई है कि धन विधेयक है क्या। हाँ लाला, क्या परेशानी है? उनकी तो चलने दो, उनकी तो व्यवस्था अलग ही है भाई साहब की। धन विधेयक होने के कुछ प्रावधान है, जैसे कि किसी भी कर का अधिरोपण, अनुमूलन, प्रवर्तन या नियमनीकरण, या फिर केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विनिमय, केंद्र सरकार से धन लेना राज्य सरकारों को, या केंद्र सरकार से किसी विभाग के लिए पैसा लेना, ये सब क्या है, धन विधेयक में आएगा। भारतीय संचय निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने, उसमें से धन निकालना है, ऐसे धन की अविरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान करना, ये सब किसका भाग है, धन विधेयक का। भारतीय संचय निधि से धन का विनियोग, किसी भी व्यय को भारत की संचय निधि पर व्यय घोषित करना। मतलब भारतीय संचय निधि वो होती है जो सारे टैक्स इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, जहाँ से क्या होता है कि हर विभाग को पैसा दिया जाता है। और संचय निधि मतलब हर जनता से हर टैक्स से संचय करके, मतलब इकट्ठा करके उसका संचय निधि, उसमें जो खर्च होगा उसे कहते हैं व्यय। तो किसी भी व्यय को भारत की संचय निधि पर व्यय घोषित करना किसका काम है, धन। 110 द्वारा कहता है, स्पष्ट करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कौन से नहीं हो सकते, जुर्माने की राशि और सेवाओं या लाइसेंस के लिए शुल्क जो जमा होता है वो दो जो धन जाएंगे, पैसा जाएगा, वो किसमें नहीं समारोह होगा आपका, धन विधेयक में। वो सीधा जुर्माने से, जैसे कहीं ना जुर्माना आता है सरकार की ओर से, तो उस पर क्या है, उस पर धन विधेयक उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और सेवाओं पर या लाइसेंस के लिए कोई शुल्क जमा होता है वो धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई भी धन विधेयक, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कोई भी धन विधेयक है या नहीं। इस फैसले को किसी भी अदालत, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक ही नहीं सकते, लेकिन कोई चुनाव आयोग या फिर कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, कोई भी इसको रोक नहीं सकता या इसे चुनौती नहीं दे सकता। ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसका फैसला कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में होता है ये कोई भी विधेयक है तो धन विधेयक से है या फिर साधारण विधेयक है। इतना समझ में आ गया। लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है, धन विधेयक और साधारण विधेयक को जांचना, फिर उसके बाद ऊपर को राष्ट्रपति की अंतिम मोहर के लिए भेज दिया जाएगा। केवल एक ही मंत्री धन विधेयक पेश कर सकता है, कोई भी एक मंत्री, कोई भी मंत्रिपरिषद में से एक मंत्री आपके धन विधेयक को क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। धन विधेयक के केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति बोलेंगे तभी क्या है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक रख सकती है अपने पास, इसके बाद बिल को पारित मान लिया जाएगा। 14 दिन में उसने कोई टिप्पणी नहीं की है तो उस धन विधेयक को क्या कर लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, बाद बाकी जो साधारण विधेयक होते हैं उनको लौटा सकते हैं। जैसे कोई कानून बनने के लिए या संविधान संशोधन के लिए कोई भी विधेयक जाता है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति उसे वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं कर सकते। राज्यसभा वैसे साधारण विधेयक को 6 महीने तक रख सकती है, लेकिन धन विधेयक की यहाँ पर बात आए तो उसे सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन से ज़्यादा रखती है तो उसे पास मान लिया जाएगा, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को उसमें मोहर माननी पड़ेगी। ये है मनी बिल। बात करेंगे वित्त विधेयक क्या है, फाइनेंशियल बिल। एक तो मनी बिल हो गया, वो धन विधेयक, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन होता है फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल वित्त मंत्री क्या करता है, उसे देता है। बजट बोलते हैं, जैसे क्या होता है कि हमारा पैसा इतनी जगह लगना है, इतनी जगह से आया हुआ है, वित्त मंत्री उसका ब्यौरा देंगे। वो भी अनुच्छेद 117 के तहत वित्त मंत्रालय के माध्यम से वित्त विधेयक के संबंध में कुछ प्रावधान है। जैसे वित्त विधेयक वित्त संबंधित सभी मामलों में, जैसे राजस्व, जो भी टैक्स संबंधित विधेयकों से संबंधित है, वित्त विधेयक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग नमस्ते इस तरह है, धन विधेयक, एक वित्त विधेयक, बढ़िया, धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक 2, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। और पहला है धन विधेयक।
धन विधेयक तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वित्त में भी 2 है। इस प्रकार के हमारे वित्त विधेयक कितने हो गए? 3। तो 3 वित्त विधेयक की चर्चा हमारी 117 में की गई है। मोटा मोटा रिव्यू ले लेते हैं। तो वित्त विधेयक 2 क्या है? अनुच्छेद 117 में कहा गया कि इन विधेयकों में पार्टी की संचय निधि पर लगने वाला व्यय, जो संचय निधि पर होने वाला व्यय का मतलब है खर्च, होने वाला खर्च से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। जैसे प्रत्येक धन विधेयक, जो भी कोई भी धन विधेयक है एक वित्तीय विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक वो है जो संचय निधि से डायरेक्ट जो पैसा गया है वो हो गया धन विधेयक जो इकट्ठा हुआ है, और वित्त विधेयक है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको चुन कर दिया है। तो कोई भी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता, और एक वित्तीय विधेयक, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक नहीं है। लेकिन इन विधेयकों की प्रक्रिया भी सामान्य विधेयकों की तरह ही इन्हें किसी भी संसद में शुरू किया जा सकता है। वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में शुरू किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही शुरू किया जाएगा, और एक मंत्री द्वारा, किसी भी एक मंत्री के द्वारा। धन विधेयक और वित्त विधेयक किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। 2 क्विज याद रखो। पहला है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा, और वित्त विधेयक कोई भी सदन। धन विधेयक को कोई भी रोक नहीं सकता, लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा, ठीक है। और वित्त विधेयक रोक सकता है, ठीक है, वित्त विधेयक को रोक सकते हैं। विशेष बहुमत राज्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जाए तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन इस प्रकार है कि जैसे राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, या राज्यों के क्षेत्रों में कमी या वृद्धि, राज्यों में विधान परिषद या गठन या समिति का, इन विधेयकों पर, ये कैसे विधेयक हो गए? साधारण। जैसे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा किए गए इस प्रकार के संशोधन को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। जैसे कि अभी 127 तक विधेयक हो चुके हैं आपके, लेकिन संशोधन कितने हुए हैं? 104, ठीक है। तो जो विधेयक हैं उनको क्या कर दिया गया होगा? फेल कर दिया गया होगा। इसीलिए हर विधेयक संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मामले हैं जैसे राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि करना, या राज्यों में विधान परिषद का गठन करना या समाप्त करना। विधान परिषद का मतलब होता है जो एमएलसी का चुनाव है। आज जो एमएलसी हैं सिर्फ 6 राज्यों में, बाद बाकी सब में एमएलए हैं। अब उन एमएलसी को किसी राज्य में बढ़ाना या किसी को हटाना, या किसी राज्य में है तो उसे खत्म करना या किसी राज्य में बनाना, ये सब किसका काम है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब ये संशोधन राज्यसभा लोकसभा दोनों ही करेंगे, लेकिन ये किस विधेयक में आ जाएगा? साधारण में। धन विधेयक पढ़ लिया, कोई भी रुकता नहीं है। संचय निधि हर जगह कलेक्शन होता है, उससे ही धन विधेयक बनता है। विशेष बहुमत की बात करें तो संविधान में अधिकांश संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं, लेकिन विशेष बहुमत का अर्थ है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्य जो भी हैं, जैसे 243 प्लस 443, टोटल 543 सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत जैसे मौलिक अधिकार शामिल है, जिसमें तो 2/3 शामिल जो भी वोट डाल देंगे वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। विशेष बहुमत राज्यों के अनुमोदन से संशोधन की बात करें तो ऐसे विधेयकों को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होनी चाहिए। अब इसमें लोकसभा राज्यसभा ही नहीं बल्कि विधानसभाओं का भी कम से कम 28 राज्य हैं, तो 28 और 3 31 है ना, तो 31 राज्यों की राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, 31 केंद्र शासित व राज्य प्रदेशों की सहमति में से आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो ऐसे विधेयकों, कौन से? विशेष बहुमत वाले। ऐसे कुछ कानून बनाए जाते हैं जिनमें राज्यों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, तो राज्यों की सहमति भी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे जीएसटी था, तो जीएसटी था तो उसमें राज्यों की सहमति ली गई, ठीक है। तो वो किस में रख देंगे आप? विशेष बहुमत में। उसमें आधे राज्यों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचन मंडल बनाना हो कि हम राष्ट्रपति के लिए अब चुनाव प्रक्रिया आप बदल रहे हैं, या 7वीं अनुसूची में जो भी कार्य हैं, जो भी विषय हैं, उनसे संबंधित कोई भी प्रावधान हो, उसमें राज्यों की सहमति चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव क्या है कि राज्य के क्या होते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो और विधान परिषद के सदस्य वो दोनों ही वोट डालते हैं, और जब वो वोट डालते हैं तो उनको भी हक है राष्ट्रपति किसी भी चुनाव में हस्तक्षेप
करने का। कोई मान लो अभी चुनाव विकल्प अनुपातिक हो रहा है, अभी वो कहना चाहे बैलेट पेपर से होगा, आम जनता वो वोट देगी, और आम जनता वोट देगी तो फिर उसके लिए क्या है, राज्य की विधानसभाओं की सहमति चाहिए, कम से कम 50% लोगों की। उससे कहते हैं विशेष बहुमत द्वारा, उसमें कितने की बताई थी हमने, राज्यों की सहमति होनी चाहिए, साधारण में दोनों सदनों की, और धन विधेयक में किसी की सहमति नहीं, सिर्फ लोकसभा की। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। धन विधेयक है तो सिर्फ लोकसभा, और कोई भी फेल नहीं कर सकता, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक की रख सकती है। और जब बात आती है किसी साधारण बहुमत की, तो उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों कोई भी, यानी वित्त विधेयक को कोई भी पास कर सकता है, कोई भी वहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन बात आती है तुम्हारी विशेष प्रावधान, विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत में राज्यों की भी रजामंदी चाहिए, राज्यों की भी रजामंदी चाहिए। इतना टॉपिक क्लियर हुआ। चलो बात है ज्वाइंट सेशन, जब जरूरत पड़ जाए ना, राज्यसभा लोकसभा में दोनों में वाद विवाद हो गया है, राज्यसभा लोकसभा की नहीं सुनना चाह रही है, लोकसभा राज्यसभा की, या राज्यसभा लोकसभा की, कोई एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहे, तो उसमें राष्ट्रपति एक एज ए पंच बन के आएंगे और क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे। दोनों को इकट्ठा करने के बाद में उसकी अध्यक्षता तो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन इकट्ठा करना, दोनों को बुलाना, एक मंच पर इकट्ठा करना, एक हॉल में बैठाना, किसका काम है, राष्ट्रपति का। ये आर्टिकल 108 के तहत राज्यसभा लोकसभा के विवादों को इकट्ठा करने के लिए दोनों को संयुक्त सेशन कर सकते हैं। बात पड़ जाए चाहे बजट की, चाहे धन विधेयक, चाहे कोई भी विधेयक हो, चाहे कोई संशोधन हो, उसमें दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद उसमें उपस्थित होंगे। वो आह्वान करेंगे तुम्हारे राष्ट्रपति कौन से नंबर के तहत, 108 के तहत, वो दोनों को एक जगह पर एक हॉल में बैठा सकते हैं, एक टेबल पर। संयुक्त बैठक की कार्यवाही का संचालन और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा का जैसे बुलाना तो काम राष्ट्रपति का है, लेकिन उसमें जो अध्यक्षता करेगा ना, उन दोनों की सुनने वाला होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, लेकिन लोकसभा का वही सांसद होता है जो बाद में अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब सब सदस्यों के मेन वाले कौन बन जाएंगे, अब लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति का सिर्फ इतना ही काम है कि चलो 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 मीटिंग होगी, और मीटिंग के लिए दोनों बैठा दिए, और बैठाने के बाद में उनमें वोटिंग होगी, किसी भी कानून को लेके यहाँ वोटिंग, जिसकी वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो वही कानून पास हो जाएगा। तो ज्वाइंट सेशन कौन कराते हैं, राष्ट्रपति, आर्टिकल 108। और 110 अभी क्या बताया था, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। संयुक्त बैठक के लिए कोरम 1/10, 1/10 का टोटल का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। यदि विधेयक दोनों सदनों के बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। टोटल दोनों बैठे हैं ना, दोनों में से 1/10 का जो लोग वोट डाल देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसे क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, कोई भी कानून हो। तो पार्लियामेंट सेशन की बात करें तो पार्लियामेंट यानी संसद का सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे संसद सत्र, 3 होते हैं, हर 4 महीने में सीजनल होते हैं। उनमें मानसून होता है, शीत होता है, और एक ग्रीष्म होता है। तो बजट वाला फरवरी से मई, मानसून जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। 3 हमारे सेशन होंगे संसद के। इनमें क्या ये होने जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार कौन है, राष्ट्रपति। लोकसभा के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करते हैं, यानी कि बुलावा पत्र भेजते हैं। सम्मन और वारंट में दोनों में अंतर है। वारंट होता है मान लो किसी को उठाने के लिए कि आपको बुलाया, आपके वारंट का मतलब है, वो हो गया वारंट। सम्मन होता है बुलावा पत्र, जैसे आप पर किसी ने केस किया तो आपके पास सम्मन आएंगे न कि वारंट। लेकिन केस चल रहा है और तुम उसमें हार गए तो फिर तुम्हारे पास सीधे पहुंचेंगे वारंट। या मान लो आप सरकारी आदमी हो, आपका सीनियर आपको सीधे वारंट भेजता है, तो मतलब भेज रहे हो आपको पद से हटाया जा रहा है, या मतलब वो है वो सह शरीर उनको बुला रहा है। तो बार बार उनको इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रपति जी आर्टिकल 85 के तहत क्या करेंगे, सम्मन जारी करेंगे राज्यसभा और लोकसभा को। आप क्या करें, सेशन करें। मान लो सर्दियाँ आ गई तो आप कौन सा करेंगे, बजट का करोगे। अभी बारिश आ रही है तो मानसून वाला करोगे। सर्दियाँ हैं फिर भी ठीक है, तो 2 सर्दियों में होता है, एक गर्मी बारिश में होता है। तो ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 2 सर्दियों में, एक बारिश में। फरवरी से मई जो अंतिम होता है वो होता है बजट। बजट का कहीं भी लोग उसमें तुम्हारी पॉलिटी में कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन बजट का मतलब है पूरे साल का ब्यौरा। पूरे साल में तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया है,
कितना खर्च किया है पूरा का पूरा, या आके कितना खर्च करने वाले हो, उसका सब ब्यौरा देंगे आप फरवरी से मई तक के महीने में। वो बजट सेशन होता है, इसमें ये हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी होती है जब बजट तैयार हो जाता है ना, तो फिर उनकी पार्टी होती है, हलवा बनाकर उनकी पार्टी होती है। जो बजट पास करते हैं ना टीम, उनकी पार्टी होती है, उससे हलवा सेरेमनी पूछा जाता है कभी कभी, तो बता देना हलवा सेरेमनी फरवरी से मई के वाले बजट में जब कंप्लीट हो जाता है बजट तब होती है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। संसद का सत्र बुलाने का सम्मान कहा जाता है, मतलब और सम्मान जारी कौन करता है? अब इनमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, किसी भी बजट के लिए सम्मान कौन जारी करता है? कौन? राष्ट्रपति। कितने बजट हैं? तीन सत्र बुलाए जाएंगे, 3 बजट सत्र हैं तुम्हारे, बजट सत्र, सॉरी मैं बजट बोल रहा हूँ, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी 3 सत्र हैं। इनको सम्मान जारी करेंगे आपके राष्ट्रपति समय समय पर। ठीक, कोरम की बात करेंगे, इसमें कोरम क्या होता है? अभी 1/10 बताया था ना, 1/10 कोरम पास कर दे तो वो पास किया जाएगा। तो कोरम वो है 1/10 भाग निश्चित है, लगभग 55 सदस्य, टोटल का 55 सदस्य लोकसभा से और 25 सदस्य राज्यसभा से। इतने लोग किसी पर मोहर मार देते हैं तो वो क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। स्थगन की बात करें यानी रोकना, तो सदन की गतिविधियों को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित करना स्थगन कहलाता है। मान लो कोई कार्रवाई चल रही है, उसको रोकना, क्या अभी हम कुछ देर के लिए इस कार्रवाई को रोक रहे हैं, तो उसे बोलेंगे स्थगन। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, इनमें से दे देगा ना, निम्नलिखित में से कौन कार्रवाई का स्थगन कर सकता है? उसमें ऑप्शन होंगे बड़ा अच्छे, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, फिर आएगा तुम्हारा पीठासीन अधिकारी। तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर किसको मिल रही है? पीठासीन अधिकारी को। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या है कि बारीकियाँ जो पूछता है ना, अच्छे लेवल क्वेश्चन, उसमें बारीकियाँ याद रखनी होती हैं कि प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है, राष्ट्रपति का काम कितना है, ठीक है, पीठासीन का भी काम है या नहीं है, उपाध्यक्ष का कितना काम है, ये सारी चीज़ें हम समझते चलेंगे। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल का मतलब है कि एक ऐसा समय जो निर्धारित न हो। लोकसभा की बैठक बिना किसी तारीख के स्थगित कर दी जाती है, किसी भी तारीख को, तो इसे अनिश्चितकालीन स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। डेट न दी गई हो, आज कह दें आज छुट्टी, और ये ने बताया पढ़ाई कब होगी, मान लो तुम्हारे लिए, अब उनको आज छुट्टी, अब ये ने बताया अब सत्र तुम्हारा कब बुलाया जाएगा, तो वो हो गया अनिश्चितकालीन। सत्र की बात करें तो सत्र सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान का मतलब वो सत्र खत्म हो रहा है, या लोकसभा के मामले में कहें कि विघटन के बीच की अवधि होती है सत्र मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया फरवरी से मई, तो इसके बीच के जो दिन है वो सब क्या है? सत्र कहलाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के पास या तो एक सदन होता है या फिर मंत्री सत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि पीठासीन अधिकारी द्वारा। तो ये तो हमने बता ही दिया था। सत्र कौन बुलाते हैं? नहीं, राष्ट्रपति सम्मन जारी करते हैं और सत्र को बुलाते, समय समय याद दिलाते हैं। दोनों पार्टियों को इकट्ठा करना, राज्यसभा लोकसभा को राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 इतना ही था। वैसे तो पढ़ाकर इतना निकल जाता हमें, 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन करते हैं और 110 के तहत धन विधेयक की चर्चा की गई है, बस आगे निकल जाता। लेकिन अंदर तक उस चीज़ की पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है बनाना, है ना। इसलिए लोकसभा का विघटन की बात करें, लोकसभा विघटित कब कब की जा सकती है? जैसे विघटन का मतलब ये है, या तो प्रधानमंत्री तुम्हारा अकस्मात चला जाता है, या फिर पार्टी तुम्हारा बहुमत साबित नहीं कर पा रही है, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर देंगे? विघटित कर देंगे कि तुम्हारी सबकी सदस्यता खत्म, फिर से इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। अनुच्छेद 85B के अनुसार राष्ट्रपति के पास समय समय पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। लोकसभा को भंग करने के 2 कारण हो सकते हैं सबसे बड़े। पहला, प्रधानमंत्री नहीं है मौजूद, दूसरा पार्टी बहुमत में नहीं आ पा रही, तो क्या करेंगे? वो विघटन कर सकते हैं, यानी भंग कर सकते हैं। 2 कारणों से भंग हो सकती है, या तो लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो जाए, या फिर स्वयं भंग हो जाती है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। मान लो अभी 24 से खत्म हो जाए कार्यकाल, तो वहाँ पे आप स्वयं भंग हो जाएगी। भाई देवे मोदी इस्तीफा दे दें अचानक से,
या फिर वो सरकार के 2/3 आदमी निकल जाएं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो क्या हो जाएगी, तो फिर वो भंग करनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। जब और नहीं भंग नहीं करेंगे फिर इलेक्शन कैसे होंगे दोबारा, और भंग करने का मतलब उनकी सदस्यता खत्म, दोबारा से फिर चुन कराओ। जब सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो तो लोकसभा चलेगी, नहीं है तो भंग कर दी जाएगी। लंगड़ा बतख सत्र, ये पूछ लिया जाता है कभी, लंगड़ा बतख सत्र है, इसका मतलब है कि नई लोकसभा के चुनाव के बाद, जो नई लोकसभा है उसके चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का आखिरी दिन यानी आखिरी सत्र होता है। इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं उन्हें लेम डक कहा जाता है। मान लो पहले थे, अब की बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उनको क्या कहेंगे, लेम बतख, यानी लंगड़ा बतख। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे, लेम डक। ठीक है, लंगड़ा बतख या लेम डक कहा जाता है कि उसकी वो मान लो विघटन होने वाली है, अब वो नया है लेकिन अंतिम में पुराना, लेकिन वो नहीं लड़ेगा अब इलेक्शन, तो उसे कौन से सदस्य हैं, वो कौन सा सत्र है, लेम डक का। फिर से सुन लो कि लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी, और अभी 24 में 19 में इलेक्शन हुआ, 24 से कैसे हो गई, पुरानी हो गई। लोकसभा का आखिरी दिन, उस दिन उनका बस्ता जमा होने वाला है, सदस्यता हटने वाली है। सत्र होता है, इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते वो वहीं रहेंगे, दोबारा नहीं चुने जाते तो उन्हें क्या कहेंगे, लेम डक कहेंगे। संसद में भाषा की बात करें तो भाषा तो अंग्रेजी और हिंदी है, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और हिंदी है, लेकिन अगर आदमी अपनी लोकल भाषा को बोलना चाह रहा है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, वो बोल सकता है, इतना भी लिखा हुआ है। तो और जो सभापति के सामने या अध्यक्ष के सामने, किसी के सामने वो अपनी लोकल भाषा का यूज करना चाह रहा है, जैसे मान लो तमिल, तेलुगु, केरल, उड़िया, ठीक है, या मलयालम, कोई भी भाषा, तो वो अपनी भाषा में बोल सकता है। बात करेंगे सचिवालय की। संसद का एक सचिवालय भी होता है, इनकी देखरेख रखता है, इनके काम करता है, क्योंकि मंत्री तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पढ़े लिखाओं की जरूरत है ना, तो IAS IFS अधिकारी जो भी होते हैं नीचे, तो उनके लिए एक सचिवालय होगा। तो संसद के दोनों सदनों के लिए एक अलग अलग सचिवालय है, एक लोकसभा के लिए, एक राज्यसभा के लिए, क्योंकि नेता की कोई एजुकेशन तो होती नहीं, लेकिन नेता की एजुकेशन करती जाए वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरी है क्या एजुकेशन वाला ही सेवा कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन नेता बनाए जाते हैं सेवा के लिए, आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। पढ़े लिखे तो नेता के नीचे रहेंगे ना, वो बताएंगे। अब वो पूछ सकते हैं, जैसे मान लो राजा था, तो राजा क्या सब PhD थे पहले, लेकिन उनके मंत्री और जो नीचे काम करते थे वो सब पढ़े लिखे थे, तो उसे राजा साहब कहते थे, हाँ भाई बताओ अब की बार जो खेती है ना, खेती में कितना घाटा जा सकता है, तो पढ़ा लिखा आदमी वो बजट निकालेगा, इतने बीघा इतने करके, हाँ साहब इतना जाएगा, अच्छा उनसे पूछ लेंगे तो इतना खर्च करने पर किसानों को सहूलियत मिल जाएगी, तो वो बताएगा हाँ इतना, कितना बच रहा है, इतना अपने कोष में लगाओ, बाद बाकी नीचे कर दो। तो राजा का काम क्या होता है, जनता के हित के काम करना। तो नेता तो राजा हैं, अच्छा उनके लिए जो काम करते हैं वो सचिवालय है। तुम्हारे जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं वो उनको राय और मशवरा के लिए होते हैं, तो उनके लिए दोनों सदनों के लिए अलग अलग सचिवालय हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। अनुच्छेद 98 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के लिए सचिवी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें संसद द्वारा विनियमित होती हैं। ये सब UPSC अधिकारी होते हैं, ठीक है। महासचिव की बात करें तो महासचिव प्रत्येक सदन के सचिवालय का सर्वोच्च और स्थायी अधिकारी होता है, चाहे राज्यसभा का सचिवालय हो चाहे लोकसभा का हो, उसका एक महासचिव होगा। सचिवों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, उसे बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, सब सेक्रेटरियों का सेक्रेटरी। पीठासीन अधिकारी ही चयन और नियुक्ति का अधिकार रखता है चीफ सेक्रेटरी का, ठीक। यह एक जनरल यानी सामान्य और सदन की कार्यवाही का सारांश तैयार करता है कि सदन की कार्यवाही कब की जानी चाहिए, पीठासीन अधिकारी बोलेगा, और कब इसे खत्म कर देना चाहिए। यानी प्रश्नकाल कब है, सुबह वाले क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे, शाम वाले क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे, और कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सब कौन निर्धारित करेगा, पीठासीन अधिकारी। तो सचिवालय में सचिवों का काम हो गया, लेकिन जो संसद में जो राज्यसभा और लोकसभा बैठी है उनमें से कौन कब क्वेश्चन कर सकता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब कौन तय करेगा, पीठासीन अधिकारी। इतना याद रखो, पीठासीन अधिकारी तय करेगा। सदन के प्रमुख नेता की बात करें तो नेता तो प्रधानमंत्री हो गया आपका, विपक्ष का नेता और होता है, क्योंकि एक विपक्ष का नेता होता है
ये 1977 से पहले नहीं होता था, 1977 के बाद विपक्ष का नेता शुरू हो गया, क्योंकि पहले कांग्रेस थी सिर्फ, तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, विपक्ष कोई था ही नहीं। फिर 78 में आ जाती है राष्ट्रीय दल पार्टी, जनता पार्टी की जब सरकार आ जाती है तो विपक्ष में कांग्रेस वाले आ गए तुरंत, अब विपक्ष होना चाहिए, तो बने के सरकार में, तो विपक्ष फिर बन गया। क्यों? मान लो अभी एक ही राजा है, सामने कोई है नहीं कंपटीटर, तो जरूरत ही नहीं है किसी भी काम की। लेकिन जैसे ही कांग्रेस हटी तो कांग्रेस ने तुरंत ही एक संशोधन कर दिया और कह दिया कि हम अब विपक्ष में बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं तो क्या हुआ, सामने तो बैठेंगे, आप क्या कर रहे हो। तो निगरानी के लिए 1977 से दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई, और उससे पहले किसी को ख्याल ही नहीं था, नहीं याद था, जब चाहो तब इमरजेंसी लगा दो, तब जब चाहो तब कुछ भी कर लो। जब जनता पार्टी आई तो विपक्ष का नेता भी निकल के आ गया। ठीक है, व्हिप की बात करें, व्हिप क्या है, तो प्रत्येक पार्टी का अपना व्हिप होता है, यानी व्यू होता है। इसका मुख्य कार्य सदस्यों को अनुशासित रखकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मतलब उनका एक व्यू होता है कि मतलब व्हिप बोलते हैं जैसे, कि वो अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उनको मजबूत रखना, कि आप में से कोई नहीं बोलेगा आज चयन करके जाओ, आज फलाने फलाने बोलेंगे, वो क्या होता है व्हिप। ऐसे तो सबके सब खड़े हो जाएंगे, शोर शराबा हल्ला हो जाएगा, वैसे हो भी जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी व्हिप होता है, तो प्रत्येक पार्टी का अपना व्हिप होता है, वो चूज करेगा आज किस किस को बोलना है, किस किस के बारे में बोलना है, क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है, संविधान में सचेतक पद का कोई उल्लेख नहीं होता है। सचेतक पूछा है ना, सचेतक बोलते हैं, तो सचेतक का पद का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। बाद में पार्लियामेंट्री प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसीडिंग कैसे की जाती है, प्रश्नकाल की उसकी बात करूंगा, जो पीठासीन अधिकारी निर्धारित करता है कब कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा समय किस चीज के लिए है। तो संसद सत्र के हर कार्य दिवस पर एक सत्र होता है हर दिन। तो सत्र को आमतौर पर 2 बैठकों में विभाजित किया जाता है, एक सुबह वाली एक शाम वाली, बीच में इंटरवल है वो प्रश्नकाल है। तो पहली मीटिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से स्थगन तक। अब स्थगन कभी भी हो सकता है, रात में भी। संसद जब मान लो जीएसटी हुआ था रात में भी सत्र चला था, जब तक स्थगन होता है, रात के 9 बजे 5 बजे 6 बजे 11 बजे पूरा हो सकता है, सुबह के 4 बजे तब तक स्थगन हो सकता है, लास्ट 2 बजे के बाद। ठीक है, तो दोपहर की मीटिंग एक, सुबह की मीटिंग, उसमें से निकल के आते हैं तुम्हारे प्रश्नकाल कब किया जाएगा, ये सब कौन निर्धारित कर रहा है, पीठासीन अधिकारी। कि तुम 11 बजे से लेके 1 बजे तक पूछ सकते हो, उसके बाद 2 बजे से लेके जब तक हम मना नहीं करेंगे तब तक आपकी ये कार्रवाई चलती रहेगी। प्रश्नकाल की बात करें तो पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, कोई भी प्रश्न है वो प्रश्न सिर्फ किए जाएंगे। तो इस दौरान दोनों सदनों के सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा की, सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी गैर आधिकारिक सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल इसमें क्या है, सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लो कोई योजना चलाई सरकार ने, वो सरकार की योजना से संबंधित उस सदन का कोई भी सदस्य ये प्रश्न कर सकता है कि ये तुमने किस ब्याह पे की है, इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी कमियों के बारे में लेकर कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे तारीख से कम 10 दिन पहले या अधिकतम 21 दिन पहले महासचिव को सूचित किया जाएगा। महासचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी को, वो फिर बताएगा। मान लो लोकसभा वाले से पूछना है तो लोकसभा का चीफ सेक्रेटरी उससे 10 दिन पहले पर्चा बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमें सरकार से पूछना है, तो वो बता देगा प्रधानमंत्री को, और उसके बाद में लोकसभा से वो पूछ सकता है। प्रश्नकाल में पहला घंटा 11 से 1 था, उसमें से 11 से 12 बजे तक इसको पूछ सकते हैं। कहीं कहीं समय पूछना है प्रश्नकाल का पूछा तो 11 से 12 तक, 11 से 12 बजे तक। ठीक है, क्योंकि पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। संसद में पूछे जाने वाले 3 श्रेणियों में बांटा गया है प्रश्नों को। पहला है तारांकिक, अतारांकिक, और तीसरा है शून्यकाल, वो समुचित सूचना प्रश्न। तो तारांकिक है जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, कोई लिखित में नहीं होता, डायरेक्ट मौखिक पूछा और मौखिक ही बता दिया, उन्हें तारांकिक बोलते हैं। अतारांकिक का मतलब है जो लिखित में हो, लिखित में पूछा जाए और लिखित में लिखा जाए, उससे कहते हैं अतारांकिक प्रश्न। बाद में संक्षिप्त सूचना, तो यह सदन में किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए न्यूनतम 10 दिन की अवधि से पहले प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है।
अत्यंत जरूरी और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप से भी दिया जाता है। तो तारांकिक था, बिना लिखे पूछ सकते हैं, अतरांकिक लिखकर पूछ सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त सूचना की बात करेंगे तो ये 10 दिन पहले लिखकर देना पड़ेगा, तब वो आदमी 10 दिन बाद तैयार करके उसके आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रश्न थे, एक तारांकिक, अतरांकिक और एक संक्षिप्त सूचना। ये 3 तरह के क्वेश्चन है और तीनों तरह के पहले ही घंटे में पूछे जाते हैं, 12 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है, तारांकिक, अतरांकिक और संक्षिप्त। संक्षिप्त वाला वो 10 दिन पहले, और जो तारांकिक है वो मौखिक डायरेक्ट पूछ सकता है कोई भी, अतरांकिक है वो लिख कर देना पड़ेगा कुछ देर पहले। ठीक है, और 10 दिन पहले संक्षिप्त। शून्यकाल की बात करें तो इसका जिक्र न तो संविधान में है और न ही संसदीय प्रक्रिया के नियम में। शून्यकाल कौन सा होता है? 0 आवर्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं 0 आवर्स। तो इस दौरान सदस्य कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं पूर्व सूचना के बिना। इस जो 0 आवर्स है वो 3 दिन दिया जाता है, 3 दिन चलेगा तुम्हारा 0 आवर्स। उसमें क्या है, कोई भी बिना सूचना कभी भी कोई किसी से क्वेश्चन कर सकता है। जो आप बहस सुनते हो, बहस कोई कभी भी खड़ा हो जाता है, वो सब होता है शून्यकाल में, 0 आवर्स में। उसमें कोई पीठासीन अधिकारी का रोल वॉल होता नहीं, उसमें छोड़ दिया जाता है सबके सब जाओ अब कंपटीशन कर लो। ठीक है, तो आधे घंटे तक चर्चा की, तो आधे घंटे का समय तय किया जाता है जिसमें जुड़े सवालों का जवाब सदन में दिया चुका है, या फिर लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आधे घंटे, ये है 0 आवर्स। इसमें कोई भी कभी भी खड़े होकर किसी से सवाल जवाब मांग सकता है। यह था आपका तुम्हारा मनी बिल। धान्य विधेयक से हम कहाँ पर पहुँच गए? प्रश्नकाल तक पहुँच गए, प्रश्नकाल से शून्यकाल तक पहुँच गए। और उसके बाद और हमने जाना सत्रों के बारे में। 3 सत्र थे आपके, तो तीनों सत्रों के नाम मालूम है? बजट, शीतकालीन और मानसून, 3 सत्र थे। उसमें ये भी तुमने जाना कि पीठासीन अधिकारी का काम क्या होता है। पीठासीन अधिकारी बस किसके लिए नियुक्त किया गया है, या आप ये भी समझ गए कि सचिवालय भी होते हैं, तो सचिवालय में दोनों सचिवालय होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। उसमें भी चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी। और जो कोई प्रश्न पूछ, महासचिव, उसको अगर जो तुम्हें लोकसभा से कोई प्रश्न पूछना है